जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये 2017 से बराबर हो रहा है और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना चाइना के खिलाफ वो नहीं दिखा पा रहे हैं। और इसीलिए डोकलाम में प्रधानमंत्री ने देश को गुमराहकुन बात की थी, गलत बात की थी कि डिसएंगेजमेंट हो गया। वहाँ पर डोकलाम में पीएलए बैठी हुई है। हम गलवान में देखे प्रधानमंत्री ने आपके चैनल पर दिखाया था कि ना कोई घुसा है ना घुसा है। 15 राउंड की बातचीत हुई। अभी डेप्सांग और डेप्चांग चीन के पास है। ये भी हुआ है। अब ये जो कल हुआ है जिस जगह पर, खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है। और आपको चौथी बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये नीचे से 10,000 फीट नीचे से ऊपर आए हैं। हम ऊपर बैठे हैं, आकर हमारी फ़ौज पर हमला करते हैं। ना सरकार ये बता रही है कि क्यों हुआ, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने लोग हमारे ज़ख्मी हैं, क्यों हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना है इस मसले में नहीं दिखा पा रहे हैं। और जब पार्लियामेंट चल रहा है, आप बताते नहीं है पार्लियामेंट को, क्यों छुपाने की बात क्या, डर क्यों रहे प्रधानमंत्री? 9 तारीख को होता है और 12 तारीख को हिंदू के विजेता सिंह रिपोर्ट कैरी करती है और ट्रिब्यून अखबार। आप एक सोर्सेज बोल के मीडिया में छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है लद्दाख में, और अरुणाचल प्रदेश में हम ज़मीन हमारी बार बार जा रही है। दोस्तों, काफी पुरानी एक मशहूर कहावत है कि डरपोक हाथी अपनी ही फौज को कुचलता है। मुल्क की सत्ता पर काबिज मौजूदा तमाशेबाजों ने इस कहावत को कई बार सिग्निफाई किया है। ताजा मामला तवांग में चीनी सैनिकों के साथ इंडियन फौज की झड़प का है। इस सियासी तमाशे में आयरनी यह है कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह बजाय चीन को लाल आंख दिखाने के कांग्रेस को भला बुरा कह रहे हैं। दोस्तों, अरुणाचल में तवांग सेक्टर के करीब भारत और चीन की भिड़ंत में कई भारतीय जवानों के जख्मी होने की खबर है। 3 दिन पुराने इस इंसिडेंट को अब तक दबाकर रखा गया था। अब खबर आ रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी जहाजों की भी एक्टिविटीज दिख रही हैं, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी है। वहीं भारत और चीन के वायलेंट झड़पों में हमारे 15 से 20 जवान जख्मी हुए हैं और चीनी फौजी तकरीबन 350 थे और पूरी तैयारी से वो भारत की सरहद में घुसे थे। अहम बात यह है कि ये सब सूत्र बता रहे हैं और मोदी सरकार हमेशा की तरह खामोश है। बाकी का सियासी तमाशा आप लोग खुद समझ लें। ना कोई घुसा ना कोई घुसकर बैठा है। ये एक ऐसी बुज़दिल, नाकारा और डरपोक हुकूमत है कि मुल्क पर हमले को भी खबर सूत्रों के हवाले से बताती है।
सरहद पर चीन ने पिछले 8 सालों में जो कुछ भी जबरदस्ती और गड़बड़ी करी है, मतलब जैसे गांव बसाया है, तमाम चौकियां बनाई हैं, बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया है, ये सभी खबरें सूत्रों से ही मिलती हैं। ये झुट्टों के बादशाह ना तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और ना ही सच बोलने की हिम्मत जुटा सकते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जो त्वांग में हुआ, अगर यही हमला पाकिस्तान की तरफ से होता तो, मतलब चीन की फौज पीएलए की जगह पाकिस्तान आर्मी की होती, तो मोदी सरकार और उसके भक्तों का रवैया कैसा होता? गोदी मीडिया किस तरह के प्रोग्राम्स चला रहा होता? खैर, आपको बता दूं कि ये सब मिलकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को घेर रहे होते। नफरत के कारोबारी अपनी दुकान खोलकर अपने ही मुल्क के मुसलमानों को लानत भेज रहे होते। मतलब बुजदिली का आलम यह है कि पड़ोसी मुल्क चीन भारत की सरहद में घुस आया, हमारे फौजियों पर कीलों वाले डंडों से हमला किया। सोचिए, भारत की इज्जत तार तार हो रही है और बीजेपी पार्लियामेंट में हंगामा करके कांग्रेस को कोस रही है। खैर, अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी आर्मी के साथ झड़प में कई भारतीय सैनिकों के घायल होने की खबर बाहर आ चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से ये न कह दें कि कोई नहीं घुसा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच बीते फ्राइडे हुई वायलेंट झड़पों में अब तक तकरीबन 12 से 15 इंडियन सैनिकों के जख्मी होने की खबर आ रही है। सूत्रों ने बताया है कि चीनी सैनिक सरहद पार करके भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। इसके बाद दोनों साइड्स के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें कई भारतीय सैनिकों के हड्डी टूटने जैसी चोटें आई हैं। इस सूत्र ने कुछ अखबारों को बताया है कि दोनों साइड्स के बीच पहले हाथापाई हुई और फिर पत्थरबाजी हुई। इस झगड़े में चीनी सैनिकों ने कील लगे डंडों का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में इसी मुद्दे पर छपी खबर में चीनी सैनिकों की तादाद तकरीबन 350 के आसपास बताई गई है। वहीं द टेलीग्राफ के मुताबिक साल 2020 में 15 जून को ईस्टर्न लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों मुल्कों के बीच झगड़ा होने के बाद यह पहला मौका है जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच इस तरह का स्ट्रगल हुआ है। माना जाता है कि उस झड़प में भी इसी तरह के कीलों वाले डंडे का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, अब ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ना, ये वही जगह है, यानी जहां 9 दिसंबर की सुबह चीनी फौज ने भारत के जवानों पर हमला किया था। तो आपको बता दूं कि यांगत्से नदी के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की फौज चोटी पर तैनात है। नीचे चीन ने बस्ती बना रखी है। 2006 से दोनों सेनाएं प्रोटोकॉल के तहत पेट्रोलिंग करती रही हैं। माना जाता है कि कहीं ना कहीं चीन इस बात पर दबाव बना रहा है कि गलवान, देप्सांग और पेंगोक की तरह भारत इस जगह पर पेट्रोलिंग से पीछे हट जाए। इसे चीन में बेहद धीरे से खामोशी के साथ जमीन हथियाने की रणनीति कहते हैं। ऐसा करके चीन 1959 की पुरानी सरहदी लाइन को मनवाना चाहता है, जिसे नेहरू ने भी मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, अलबत्ता 56 इंची के सीने वाले साहेब ने ईस्टर्न लद्दाख में इसे लगभग मान लिया है, जिसके चलते भारत के हाथ से तकरीबन 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर पेट्रोलिंग का हक छिन गया है। कड़ी निंदा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, लेकिन ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा। खैर, इस वक्त जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूं, उस वक्त मुल्क की पार्लियामेंट में इस मसले पर गर्मा गर्मी हो रही है, पर मुल्क की आवाम नफरती हिंदू मुसलमान अफीम का डोज ठूस कर सो रही है। दोस्तों, ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन ने एलएसी के पैरेलल शियाओकांग मॉडल के 628 गांव बसाए हुए हैं। ये गांव उसने हाल के कुछ सालों में मोदी सरकार की नाक के नीचे ही बसाए हैं। 100 घरों का एक गांव सारी छू नदी के पास भी बना है, जिसकी तस्वीरें पिछले साल वायरल हुई थी। ये गांव कंट्रोवर्शियल इलाके में है। अब 9 दिसंबर की सुबह जो भिड़ंत हुई है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इलाका यांगत्से नदी के काफी पास है और वहां बने गांव चीनी फौज पीएलए के लिए पनाहगार बन रहे हैं। भारत के लिए बहुत खतरनाक मामला है, क्योंकि तकरीबन यही हाल पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकियों के लिए लॉन्च पैड का काम कर रहा है। लेकिन एलएसी पर बसाए गए गांव में चीनी सेना की मौजूदगी पहली बार सामने आई है। मतलब अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है।
लाल आंख दिखाते हुए सख्त कदम उठाने का वक्त है। लेकिन चीन को पिछले 3 साल से चौकीदार ने किस तरह की लाल आंखें दिखाई हैं, उस पर भी नजर डालते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई इस झड़प से पहले 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में ऐसी ही झड़प हुई थी। तब नरेंद्र मोदी ने कुछ चाइनीज ऐप को बंद करने का बड़ा काम किया था और मोदी जी ने तब एक बार फिर मेक इन इंडिया की रीब्रांडिंग करते हुए वोकल फॉर लोकल का सियासी तमाशा छेड़ा था। लेकिन नतीजा रहा वही जीरो। भारत चीन के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मोर्चे पर कोई कामयाबी नहीं मिली और मुल्क का कारोबारी घाटा बढ़ता गया। चीन के साथ हुई उस वारदात के तकरीबन 3 साल बाद जो आंकड़े आए हैं वो खुद नरेंद्र मोदी की लाल लाल आंखों की असलियत बयान कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के कुल इंपोर्ट में चीन का हिस्सा 2018-19 में 13.68% था, जो पिछले साल 2020 और 21 में 17% को क्रॉस कर गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया के कुल एक्सपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 12 साल में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यानी इंपोर्ट बेतहाशा बढ़ा है और उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट मामूली सा ही है। अब इस साल के आंकड़े पर भी नजर डालें तो इस साल में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक भारत और चीन के बीच 60.27 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है। वहीं भारत से चीन के लिए हुआ इंपोर्ट सिर्फ 8.77 बिलियन डॉलर का ही है। ऐसे में भारत को पूरे 51.5 बिलियन डॉलर का बिजनेस घाटा चीन के साथ हुआ है। मतलब यानी सिर्फ 6 महीने में 51.5 बिलियन डॉलर का कारोबार घाटा। यानी इस साल ये घाटा 100 बिलियन को आसानी से पार कर जाएगा। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2014 और 15 में चीन के साथ हुए बिजनेस में घाटा 60.41 बिलियन डॉलर था। वो आज 2021 और 22 में 94.57 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस साल ये 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला है। मौजूदा वक्त में मुल्क के कुल कारोबार घाटे में चीन की हिस्सेदारी 43% है। मतलब चीन भारत से जितना सामान खरीदता है उससे वो 6.5 गुना ज्यादा सामान भारत को बेच देता है। यह है मौजूदा नए भारत की हकीकत और सरकार के मुखिया की लाल लाल आंखों का सच। खैर, अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प को लेकर ऑपोजिशन संसद में मोदी सरकार को घेर रहा है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने सदन में इस मसले पर चर्चा की मांग करी है। वहीं कई नेता चीन और भारत की सेना के बीच हुए इस हालिया झड़प पर मोदी सरकार के रवैये को आड़े हाथों ले रहे हैं। AIMIM के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें सरकार की तरफ से बयान नहीं बल्कि पूरे मामले पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपको पता नहीं कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। पीएम ने सच नहीं बताया। अभी भी डेफसांग और डेमचांग चीन के कब्जे में है। अभी भी 1000 वर्ग किलोमीटर चीन के पास है। आप चीन के लीडर से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और अब देखें इसका नतीजा क्या निकला। देश जानना चाहता है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चीन से डर रहे हैं। No one can ever question the bravery of our soldiers. But the question mark raises about what is happening with the political leadership. Why can't the Prime Minister say the word China? Why did the Prime Minister have to get up and go and greet the Chinese leader in G20? And now you see what is happening over here. हम देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले के ऊपर, जब हमारे भारत के सैनिकों के ऊपर चीन की फौज ने हमला किया, उनको जख्मी किया, आप डिस्कशन अलाउ करेंगे नहीं करेंगे? मेरे भाई, फौज की बहादुरी के पीछे मत छुपिए। फौज हमेशा बहादुर थी, हमेशा बहादुर रहेगी। यहाँ पर बुजदिली के मज़ाहरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार दिखा रही है। फौज को हुक्म कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं ना, उनकी सरकार देती है। आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है। आज हमारे विंटर आ चुका है। खुद वहाँ के जो लोग अपनी जानवर को लेकर ग्रेसिंग हो जाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ज़मीन चले गई, हम ग्रेसिंग नहीं कर सकते, चीन बैठा हुआ है। तो ये इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता मानते हैं, भाई आप हुक्म करिए, निकालिए उन लोगों को, चीन को, जो हमारी जमीन पर बैठा है। वहीं लोकसभा में मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में
चीन और भारत के सैनिकों की झड़प पर सरकार का साइड रखा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों ने त्वांग सेक्टर के यांगसे इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर एनक्रोचमेंट करके मौजूदा हालात को एक तरफ बदलने की कोशिश करी और चीन की इस कोशिश का हमारी सेना ने बहादुरी के साथ सामना किया। इस तनातनी में हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सैनिकों को हमारे इलाके में एनक्रोचमेंट करने से रोक दिया और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं और भारत के किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के मुताबिक इस मुद्दे को चीनी साइड के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी उठाया गया है और भारतीय सेना कमांडर्स के वक्त रहते इंटरफेरेंस के चलते चीनी सैनिक अपने इलाके में वापस चले गए हैं। इस इंसिडेंट के बाद इलाके के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ एक फ्लैग मीटिंग करी और इस इंसिडेंट पर चर्चा करी है। तो दोस्तों, लोकसभा में राजनाथ सिंह के बयान के बाद ऑपोजिशन ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल ऑपोजिशन सवाल पूछ रहा है कि ये इंसिडेंट 9 दिसंबर का है तो सरकार 3 दिनों तक चुप क्यों रही। कुल मिलाकर सियासी तमाशा ये है कि अरुणाचल प्रदेश में त्वांग सेक्टर के यांगसे इलाके में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद 2 दिन तक मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर अब जब ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है तो मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह ऑपोजिशन को ही घेर रहे हैं। आप भी सुने क्या कह रहे हैं। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे उस वक्त
चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था, वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रिपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।